तो बच्चों एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लास 12th की फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ साथ लिखिए, याद करिए, नोट बनाइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, टॉपिक नंबर 1, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट में EMI लिखेंगे बच्चों। तो फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक कॉइल लिया, ऐसे एक कॉपर कॉइल ले लिया, ऐसे स्पाइरल शेप में बनाने में उसमें कुछ एरिया भी इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक गैल्वामीटर से कनेक्ट कर दिया। कोई सोर्स ऑफ करंट नहीं है, ये गैल्वामीटर जी है, फिर भी उन्होंने एक गैल्वामीटर कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ पर एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेके पास आते हैं। जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लेके आएंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होने लगती है, और उस करंट के फ्लो का डायरेक्शन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर भी नॉर्थ पोल डेवलप होगा। मीन्स नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं तो यहाँ नॉर्थ पोल ही डेवलप हो रहा है। यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ करंट नहीं है, केवल मैग्नेट के लाने के कारण यहाँ पर इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। ये कॉइल है, ये वाला कॉइल हम सिंगल ऐसे बना रहे हैं अलग से। जब ये मैग्नेट इससे दूर है तो आप देखोगे इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। ये मान लो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैग्नेटिक फोर्सेस नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती हैं। तो 2-4 लाइनें हम यहाँ बना रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ बेंड होती है। जब ये कॉइल दूर है तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कम है, मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 मान लो, तो B1 इंटू ए। इस समय इससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर मान लो B1 क्रिएट हो रही है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। सेम कॉइल के पास जब उसी मैग्नेट को पास लेके आ जाते हैं, बहुत नज़दीक लेके आ जाते हैं, क्योंकि हम इधर मूव करा रहे थे इसको किसी सर्टेन वेलोसिटी से, तो जब इस नॉर्थ पोल को बहुत पास ले आते हैं तो इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फोर्सेस बढ़ जाती हैं, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो अब φ2 हो गया बच्चों B2 इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड B2 B1 से ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड φ2 की वैल्यू B1 से ज़्यादा है, तो B2 इज़ मोर देन B1। एरिया मान लो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो फ्लक्स में चेंज हुआ। तो जब भी किसी कॉइल के थ्रू फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें करंट डेवलप होती है। इस करंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट। तो इस करंट का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट। इस करंट के लिए कोई न कोई रिस्पॉन्सिबल EMF होगा। EMF जब तक नहीं होता है करंट फ्लो नहीं होती। EMF इज द एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। तो जो भी यहाँ पर EMF है उसको स्मॉल e से लिखते हैं, और इस E को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड EMF। तो मैं इसको लिखता हूँ, स्मॉल I तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट बच्चों, E को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, चाहे वो मैग्नेट के मोशन के कारण हो, या मैग्नेट को रोक करके कॉइल को उसके आसपास मूव कराइए, या किसी और रीजन से, जब भी किसी कॉइल के थ्रू, किसी क्लोज लूप के थ्रू
जब फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें करंट डेवलप होती है, उस करंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस करंट। उसके लिए जो ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस फिनोमेना को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक, इसकी डिफिनीशन क्या होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ the phenomena of production of induced EMF and current in a coil when magnetic flux associated with coil changes is called so means electromagnetic induction. So the phenomena of production of induced EMF and current in a coil when magnetic flux associated with the coil changes is called so मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अगला टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें दो लॉ हैं। पहला है फैराडेज फर्स्ट लॉ, या इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों न्यूमैन्स लॉ। फैराडे को जिन साइंटिस्टों ने इनके लॉ मेकिंग में हेल्प किया तो उनके नाम को भी फैराडे के साथ जोड़ा गया है, उसी में से एक नाम है न्यूमैन्स लॉ। क्या कहता है न्यूमैन्स लॉ? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्मॉल एक्स लिखते हैं, डेल्टा फाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल है। तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस लॉ की लैंग्वेज बनेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ produced in a coil या developed in a coil is directly proportional to negative rate of change of magnetic flux। तो दैट इज करके ये लाइन लिख सकते हैं, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
अगर कॉयल में 1 टर्न है तो ये फार्मूला लगेगा, ये अप्लीकेबल होगा। अगर n टर्न्स हैं, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर 1 आती है, तो पहली बात तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 रखेंगे तो फार्मूला डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी आ जाएगा। और अगर n टर्न्स हैं, फॉर n टर्न्स, तो E की वैल्यू हो जाएगी -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो ये फैराडेज फर्स्ट लॉ है, इसको न्यूमैन्स लॉ भी कहते हैं। अगर टाइम इंटरवल छोटा है तो E की वैल्यू आ जाएगी -n डी फाई बाई डी टी। इस वाले फार्मूले को, ऊपर वाले फार्मूले को थोड़ा अरेंज करेंगे तो E इक्वल टू माइनस डेल्टा बाहर n फाई बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। इस n फाई को बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ऑल कॉइल। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग, इसको क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज मीन्स टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ऑल कॉइल्स। ठीक, इसके बाद है बच्चों फैराडे सेकेंड लॉ, या उसको बोलते हैं लेंज लॉ। तो फैराडे सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ या लेंज लॉ, ये बच्चों ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड इन कॉइल इज ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। So direction of induced EMF and current is always such as to opposes the cause which produces it। देखो यही मैंने शुरुआत में बनाया था डायग्राम, कि जब नॉर्थ पोल को लेके पास आते हैं तो यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होती है। एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होने का मतलब ये है कि यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप होगी तो नॉर्थ पोल बनेगा। अब ये नया नॉर्थ पोल इंड्यूस होके बना है, ये इस नॉर्थ पोल को पास आने को अपोज करेगा, तो इसी के कारण ये डेवलप हुआ है, इसी के पास आने को अपोज करता है। लेकिन बच्चों ये चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सपोर्ट में है, क्योंकि जब ये नॉर्थ पोल डेवलप करेगा, मतलब लाइक पोल डेवलप करेगा, तो आपको इसको ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा, मतलब वर्क इनपुट करेंगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ बल्ब लगा दीजिए चलेगा, पंखा लगा दीजिए चलेगा, तो आउटपुट तो मिलेगा। तो आउटपुट तभी मिल सकता है जब इनपुट में हम कुछ एनर्जी खर्च करें। तो ये नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है ना, ये नॉर्थ पोल को पास लाने सपोज करेगा, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, मतलब हम एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए हमें आउटपुट में एनर्जी मिल रही है। इसी नॉर्थ पोल को लेकर अब दूर जाओगे ना, तो यहाँ करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगी, साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, मतलब दूर जाने को भी अपोज करेगा। अब साउथ पोल को पास ले आओगे तो फिर से यहाँ पर आपकी करंट जो है क्लॉकवाइज डेवलप हो जाएगी, मतलब साउथ पोल को पास आने से अपोज करेगा। साउथ पोल को लेकर दूर जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लगी, नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, मतलब हमेशा चेंज को अपोज करता है। तो अपोजिट नहीं लिखना है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। ठीक है बच्चों।